यहाँ तक कि इंडियन इकोनॉमी आज की तारीख में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। देखो, गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि उन सभी चीज़ों से जिससे किसी की मुश्किल समय में मदद हो, जैसे कि एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प, रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, जेन्युइन एडवाइस और भी बहुत कुछ। गिविंग के पावर को समझने के बाद अब आते हैं फेड पर। सबसे पहली बात, फेड का मतलब है फ्री, एक्स्ट्रा और डिस्काउंट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें सभी बिजनेसेस को बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर ऑफर करनी चाहिए, जैसे अमेज़न करता है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपने फेड को कम रखते हैं, ये सोचते हुए कि ये घाटे का सौदा है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इससे कई कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है और उनसे थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा अर्न किया जा सकता है। आप बिजनेस में आमतौर पर दो तरीकों से पैसे कमा सकते हो। पहला, कम लोगों को प्रीमियम प्राइस में बेचकर, और दूसरा, ज्यादा लोगों को कम रेट पर बेचकर। ज्यादातर मामले में दूसरी अप्रोच ज्यादा प्रॉफिट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लोगों को 100 रुपए का सामान 500 रुपए की प्रीमियम प्राइस में बेचते हो तो आपको सिर्फ 2000 रुपए का प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप 50 लोगों को 100 रुपए का प्रोडक्ट 250 रुपए में बेचते हो तो आपका प्रॉफिट 7500 रुपए होगा। इस तरह आप ज्यादा कस्टमर्स को कम प्राइस पर सामान बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्लास को नहीं, मास को टारगेट करने वाली टेक्निक को अमेज़न भी अपनाता है। ये बात है साल 2000 की, जब इंटरनेट तेजी से ग्रो कर रहा था और इसकी वजह से यूएस में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हो गया था। उस समय ऑनलाइन शॉपिंग लोगों को काफी एक्साइट करती थी, लेकिन एक चीज थी जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहते थे, और वो थी शिपिंग चार्जेस। अमेज़न ने कस्टमर्स के इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और 2005 में अनाउंस कर दिया कि जो कस्टमर्स अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हें $25 के ऊपर की परचेसेस पर कोई शिपिंग चार्जेस नहीं देने होंगे। अमेज़न के इस छोटे मगर पावरफुल मूव से लोग अमेज़न से और भी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे और ये उनकी हैबिट बन गई। इस मासेस को टारगेट करने वाले मूव से अमेज़न ने काफी नए कस्टमर्स अट्रैक्ट किए और अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज किया। जैसे अमेज़न ने अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को समझकर उन्हें वो दिया जो वो चाहते थे, वैसे ही उनका प्रॉफिट बढ़ गया। आप भी अपने कस्टमर्स को समझो और हो सके तो उन्हें कुछ फ्री ऑफर करो। अगर फ्री नहीं दे सकते तो कुछ एक्स्ट्रा दे दो। अगर वो भी नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट दे दो, यानी अपने कस्टमर्स का कुछ पैसा बचा दो। आपने ये कोड तो सुना ही होगा, इफ यू कांट रन जस्ट वॉक, इफ यू कांट वॉक जस्ट क्रॉल, बट डोंट स्टॉप। आप अपने कस्टमर्स के लिए गिविंग वाला एटीट्यूड रखो। दूसरे शब्दों में, आपको कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी नहीं बल्कि मोर वैल्यू फॉर मनी वाली सर्विस देना है, क्योंकि देने से ऊपर वाला आपको छप्पर फाड़ कर देता है। अब बात करते हैं टेम की। टेम का मतलब है टाइम, एनर्जी और मनी। यानी ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा हो कि वो कस्टमर्स के टाइम को कम कर दे, जैसे कि अमेज़न ने किया है। देखो, अमेज़न खुद को एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी के रूप में देखता है और उसकी पहली प्राथमिकता कस्टमर्स ही हैं। But the number one thing that has made us successful by far is obsessive compulsive focus on the customer as opposed to obsession over the competitor. अमेज़न अपने कस्टमर का टाइम सक्सेसफुली कम करता है। जानते हो कैसे? अमेज़न अपने कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर करता है जो मार्केट की प्राइसिंग से काफी कम होती है, और साथ ही वो बिग बिलियन डेज जैसे हैवी डिस्काउंट से भरे ऑफर्स भी लाता रहता है। इन एक्टिविटीज से कस्टमर अपना काफी सारा पैसा बचा लेते हैं। इसी तरह अमेज़न अपने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से अपने कस्टमर्स के टाइम और एनर्जी दोनों को कम कर देता है। देखो, अमेज़न के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होने की वजह से कस्टमर्स को अलग अलग दुकानों या वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है, वो भी घर बैठे बैठे, जिससे कस्टमर का टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं। आप भी अमेज़न की तरह अपने कस्टमर का टाइम कम करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि दशहरा, दिवाली, ईद और होली जैसे स्पेशल ऑकेशंस पर डिस्काउंट देकर उनका पैसा बचा सकते हो। इसी तरह वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखकर खुद को वन स्टॉप शॉप बना सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई कपड़े का स्टोर है तो उसमें किड्स, मैन एंड वुमेन्स कलेक्शन रख सकते हो, ताकि कस्टमर को आपकी पूरी फैमिली के लिए एक ही स्टोर में सब कुछ मिल जाए। तो मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस में गिविंग एटीट्यूड रखो, यानी अपने फेड को हाई करो और इसके साथ साथ कस्टमर के टाइम को जितना हो सके उतना लो रखो। नंबर 2, कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स फॉर कस्टमर्स। देखो, आज शॉर्ट्स या रील्स देखने की आदतों की वजह से लोगों की अटेंशन पावर के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पावर यानी कि समझने की शक्ति भी कम हो रही है। आजकल लोगों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए, जहां उन्हें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए इजी फॉर्मेट वाले फिल्म्स, थंबनेल्स और वीडियोस और एप्स धड़ल्ले से चल रहे हैं। लोगों के इस बिहेवियर शिफ्ट को देखते हुए हमने भी अपनी वीडियोस के थंबनेल्स को इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में बनाना शुरू किया है। हमने तो ये हाल ही में शुरू किया है, लेकिन अमेज़न ने ये बात कई साल पहले ही समझ ली थी और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस बिहेवियर के अनुसार बनाना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न की फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग। असल में बात ये थी कि पहले क्रिसमस के समय मिलने वाले गिफ्ट कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग बॉक्सेस में आया करते थे। उन्हें खोलने के लिए बच्चों को कैंची या चाकू की जरूरत होती थी। अमेज़न ने अपने कस्टमर्स की फ्रस्ट्रेशन को पहचाना और आखिरकार फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग लॉन्च कर दी, जो आसानी से खोली जा सकती थी और रिसाइकिल भी की जा सकती थी।
वैसे ही अमेजन ने अपने कस्टमर्स की एक और प्रॉब्लम नोटिस की। उसने देखा कि फिजिकल बुक्स को मैनेज करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक फ्रस्ट्रेटिंग टास्क है। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अमेजन ने किंडल डिवाइस लॉन्च किया, जो एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी थी जिसमें पढ़ने के लिए लाखों बुक्स उपलब्ध थी, वो भी कस्टमर्स के फिंगरप्रिंट पर। किंडल ने बुक लवर्स के रीडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाया और उन्हें फिजिकल बुक्स को मेंटेन करने की झंझट से मुक्त कर दिया। अमेजन यही नहीं रुका, उसने लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए एलेक्सा जैसे स्मार्ट डिवाइस लॉन्च की। एलेक्सा लोगों की डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे कि इंपॉर्टेंट रिमाइंडर सेट करने, म्यूजिक चलाने और कुछ स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करने में मदद करती है और उनकी लाइफ को आसान बनाती है, जिससे वो अपना पूरा ध्यान इंपॉर्टेंट कामों पर रख सकते हैं। इससे पता चलता है कि अमेजन कितना डेडिकेटेड है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई करके आम लोगों तक पहुंचाने में। उनका डेडिकेशन केवल एलेक्सा में ही नहीं बल्कि गो टू स्टोर में भी दिखता है। गो टू स्टोर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस स्टोर है जो कस्टमर्स को जस्ट वॉक शॉपिंग एक्सपीरियंस का आनंद देता है। जस्ट वॉक का मतलब है कि आप स्टोर में जाओ, जो प्रोडक्ट चाहिए उसे कार्ट में डालो और पेमेंट करने की लाइन में समय बर्बाद किए बिना घर पर वापस आ जाओ। आप हैरान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या अमेजन मुफ्त में सामान दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। असल में जैसे ही आप प्रोडक्ट को कार्ट में डालोगे वैसे ही वो प्रोडक्ट स्कैन हो जाएगा और टोटल बिल की राशि आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। बात यही खत्म नहीं होती। आजकल अमेजन अपने कस्टमर्स को एलेक्सा स्किल ब्लूप्रिंट भी उपलब्ध करा रहा है ताकि कस्टमर्स अपनी ज़रूरतों के अनुसार एलेक्सा के स्किल्स को कस्टमाइज कर सकें और इसके लिए उन्हें कोई टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस फिल इन द ब्लैंक्स टेम्पलेट भरनी है और उनकी कस्टमाइज एलेक्सा तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने कैसे अमेजन ने कस्टमर्स के फ्रस्ट्रेशन को फील गुड एक्सपीरियंस में बदल दिया। उसने पैकेजिंग से लेकर पढ़ाई तक के एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाया और डेली लाइफ एक्टिविटीज को भी सिंप्लीफाई कर दिया। अमेजन की तरह आप भी अपने कस्टमर्स की फ्रस्ट्रेशन को समझो और उसे सिंप्लीफाई करके उनका जीवन आसान बनाओ, जैसे कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने किया। कुछ साल पहले मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अच्छा होटल रूम बुक करना एक फ्रस्ट्रेटिंग टास्क था। इस कस्टमर बिहेवियर को समझकर रितेश ने ओयो लॉन्च किया, जो उनके कस्टमर्स की फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के साथ साथ उन्हें आसानी से अफोर्डेबल प्राइसेस पर होटल रूम बुक करने में मदद करती है। ओयो ऐप में कस्टमर सिर्फ 3 आसान स्टेप में रूम बुक कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे हैं: सर्च, बुक एंड पे। आप भी इस ओयो स्ट्रेटेजी को अपना ऑनलाइन बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस अमेजन और ओयो की तरह ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं आपको एक ऑफलाइन बिजनेस का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसने कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन को समझा और उसे ठीक भी किया। क्या आपने आइकिया का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ कि आइकिया एक फर्नीचर बेचने वाला ब्रांड है। पहले के समय में लोगों को रेडीमेड फर्नीचर घर ले जाने और फिर उसे एडजस्ट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आइकिया ने कस्टमर के इसी फ्रस्ट्रेशन को देखा और फिर फ्लैट पैक को इंट्रोड्यूस किया और पॉपुलराइज किया, जिसे पोर्टेबल फर्नीचर भी कहते हैं। इसके बाद लोगों को फर्नीचर ना ले जाने में कोई दिक्कत हुई और ना ही उसे फिट करने में। एक तरह से आइकिया ने अपने कस्टमर्स का जीवन आसान बना दिया है। इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हुए प्लास्टिक से लेकर स्टील की इंडस्ट्रीज भी पोर्टेबल होम एक्सेसरीज जैसे कि टेबल्स, चेयर्स और बहुत कुछ पोर्टेबल फॉर्मेट में बना रही हैं। आप भी इसी तरह अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट को समझो और अपने बिजनेस से उनकी जिंदगी को आसान करो, जैसे अमेजन, ओयो, आइकिया और तमाम ब्रांड्स कर रहे हैं। तो याद रखो, कॉम्प्लिकेशन से कंपेशन आता है और सिंप्लीफिकेशन से एम्प्लीफिकेशन आता है। नंबर 3, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए शुरू में काफी जोर लगाने की जरूरत होती है और एक बार स्टार्ट होने के बाद कम फोर्स में काम स्मूथली चलने लगता है। एक कॉन्सेप्ट आया है फिजिक्स के फ्रिक्शन लॉ से, जो कहता है कि स्टार्टिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक बार अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा हो जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है और उसके बाद चीजें स्मूथ होने लगती हैं। लेकिन ये साइंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि बिना इस कॉन्सेप्ट को समझे आप अमेजन के अगले प्रिंसिपल को नहीं समझ सकते और वो प्रिंसिपल है फ्लाई व्हील इफेक्ट। इसे समझने से पहले आप ये सुनो। एयरप्लेन उड़ने से पहले कुछ टाइम तक रनवे पर दौड़ता है ताकि उसे नेसेसरी मोमेंटम मिल जाए और वह स्मूथली उड़ सके। दूसरे शब्दों में, प्लेन का व्हील आसमान में उड़ने से पहले जमीन पर चलता है और फिर उड़ जाता है। यहीं से फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट आया है। ऑथर कहते हैं कि अपने पूरे बिजनेस को एक व्हील की तरह इमेजिन करो जिसके सेंटर में बिजनेस की कोर वैल्यूज हैं और इसे स्मूथली चलाने के लिए बाहर से कुछ फोर्स यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज अप्लाई करनी होंगी जो कोर वैल्यूज के साथ मैच करती हों। और जानते हैं कि अमेजन कैसे इस फ्लाई व्हील कॉन्सेप्ट को यूज करता है और सबसे जरूरी कि आप इसे अपनी बिजनेस ग्रोथ जर्नी में कैसे यूज कर सकते हो। अमेजन प्राइम को एक पूरी व्हील माना जाए तो व्हील का सेंटर होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कन्वीनियंस यानी सुविधा, जो कि अमेजन प्राइम की कोर बिजनेस वैल्यूज है। इस व्हील को स्मूथली चलाने के लिए अमेजन प्राइम ने उन्हीं एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज किया जो उसकी कोर वैल्यूज के साथ मैच करती थी, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने फ्री और फास्ट डिलीवरी ऑफर करना शुरू की, जिसकी वजह से हाई ट्रैफिक उनकी साइट पर आने लगा और उन्हें काफी प्रॉफिट देने लगा, जो व्हील को चलते रहने में मदद करता है। इसके अलावा अमेजन प्राइम ने अपनी कोर वैल्यूज से जुड़ी हुई कुछ नई सर्विसेज जैसे कि स्ट्रीमिंग वीडियोस भी ऑफर की, जिसने और भी डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक को अट्रैक्ट किया और रेवेन्यू इंक्रीज किया। यहाँ तक कि उन्होंने प्राइम मेंबर्स को एक्सक्लूसिव डील्स भी प्रोवाइड की। इन सभी कोर वैल्यूज को अचीव करने वाली एक्टिविटीज से व्हील यानी कि बिजनेस चलता गया और आज की डेट में वो एक
ट्रिलियन डॉलर कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हो गई। तो अमेजन ने राइट एक्टिविटीज करके खुद को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर लिया। लेकिन आजकल बिजनेसेस उन 80% एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो उन्हें 20% या उससे भी कम रिजल्ट देते हैं, और कुछ तो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका बिजनेस या तो लो प्रॉफिट करता है या फिर बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो आपको भी अपने बिजनेस की उन एक्टिविटीज पर फोकस करना चाहिए जो आपकी कोर वैल्यूज के साथ जुड़ी हो, जैसे कि अमेजन प्राइम करता है। मान लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसकी कोर वैल्यू है सस्टेनेबल प्रोडक्ट में मार्केट लीडर बनना। तो इसे अचीव करने के लिए आपको उन एक्टिविटीज पर फोकस करना चाहिए जो कोर वैल्यूज को अचीव करने में मदद करें। जैसे कि अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में आपको इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स यूज करने चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने कस्टमर्स को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि कैसे आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करके वो इन्वायरमेंट को सेफ रखने में मदद कर रहे हैं, और लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन करने चाहिए। इन एक्टिविटीज से कोर वैल्यूज अचीव हो जाएंगी जो है सस्टेनेबल मार्केट में लीडर बनना। सो आप फोकस्ड होकर बिजनेस वैल्यूज सेट करो और उन्हीं एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करो जो आपके बिजनेस को फ्लाईव्हील इफेक्ट अचीव करने में हेल्प करते हैं। नंबर 4, चेजिंग द ट्रेंड्स। देखो, आज सब लोग ट्रेंड्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जैसे कोई शेर हिरन के पीछे पड़ जाता है जिसे वो मार कर ही दम लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नए आईफोन का वर्जन रिलीज हो गया तो पुराना बेचकर लोग नया बाय कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि मुंबई के बीकेसी में एप्पल स्टोर के अंदर घुसने के लिए लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। हजारों लोग बाहर लाइन लगा के भी खड़े थे। इंस्टाग्राम पर किसी भी टाइप के कपड़े ट्रेंड कर रहे हो तो उन्हें भी खरीद लेते हैं। आम लोगों में तो ये बात आम है, लेकिन ये सुनकर आप शॉक हो जाओगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और फिल्म मेकर्स भी इसका शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में भारी लॉस हो रहा है। आज कोई टाइप का बिजनेस हिट हो जाए तो उसी तरह के 2-4 बिजनेसेस और खड़े हो जाते हैं। ये अलग बात है कि टफ टाइम में सिर्फ 1 या 2 ही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सब या तो बर्बाद हो जाते हैं या फिर लॉस में बिक जाते हैं। इसीलिए तो अश्नीर ग्रोवर भी कहते हैं कि आज एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर फाउंडर लिखने के लिए स्टार्टअप कर रहे हैं, भले ही उन्हें बिजनेस का बी तक ना आता हो। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोग भी इससे बच नहीं पाए हैं। करण जौहर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने ट्रेंड्स को फॉलो किया और शायद इसीलिए मेरी फिल्म चल नहीं रही। वो आगे कहते हैं कि जो फिल्म जॉनर चल रहा था उसी जॉनर में मैंने फिल्म में बनाई। जैसे कि MS धोनी बायोपिक चल गई तो मैंने गुंजन सक्सेना बनाई, लेकिन वो चली नहीं। लेकिन रोहित शेट्टी ने ये गलती ना करते हुए सिर्फ अपने कॉप यूनिवर्स और कॉमेडी जॉनर पर फोकस किया जो अब सक्सेसफुल है। तो इन आम लोगों से लेकर दिग्गज लोगों की तरह आप भी अपने बिजनेस में ट्रेंड्स को चेस करके बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। देखो, ऑथर कहते हैं कि ट्रेंड्स को चेस करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन ट्रेंड्स के चक्कर में अपने बिजनेस की कोर वैल्यूज को भूल जाना एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस लाइन को मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी मिस्टेक्स को ध्यान से सुनो ताकि आप इसे अपने बिजनेस में रिपीट करने से बच जाओ, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि समझदार वही है जो खुद गलती करके नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखता है। एक टाइम था जब मैंने भी ट्रेंड्स को फॉलो किया था बिना ये रियलाइज किए कि उसका घातक असर